ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, देखो रूल्स फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स हमने जो पढ़ लिया है उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा। हम जब भी सिंबल्स यूज करते हैं एसआई यूनिट के, तो हमने ये आपको मैंने पहले बता दिए हुए हैं, हम जस्ट रिव्यूइंग अगेन सो दैट हम जब इनको आप प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो दोबारा से वो गलती नहीं करें। फुल नेम ऑफ यूनिट्स इवन इफ दे आर नेम आफ्टर साइंटिस्ट, जैसे न्यूटन भी लिखना है तो न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं हम, व्हाट वी राइट व्हेन वी वांट टू राइट न्यूटन, कैपिटल एन से स्टार्ट नहीं करते, वी स्टार्ट विद द स्मॉल एन। हाँ, जब एक अल्फाबेट लिखना होगा तो अगर वो साइंटिस्ट का नाम हुआ तो हम लिखेंगे कैपिटल एन, ठीक है। अदरवाइज अगर न्यूटन लिखना है तो वी राइट स्मॉल एन से ऐसे, और अगर एक अल्फाबेट लिखना है तो कैपिटल एन, ठीक है। सिंपल रूल्स हैं, बट एक बार हम 5 मिनट ही लगेंगे इसमें, रिव्यू कर लेंगे हम इसको। देन नेक्स्ट देखिए, ठीक है। इफ द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज देयर, कैपिटल एन, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल ए, ठीक है। डॉट्स नहीं लगाने, केजी लिखना है सीधा, ठीक है। ये भी आपको बताया था बेटा, जब भी हमने कोई ऐसा यूनिट लिखना होता है तो प्लूरल में नहीं होता, 100 न्यूटन्स नहीं होता, इट इज 100 न्यूटन, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो ऐसे लगेगा न्यूटन इंटू सेकेंड आ गया, तो 50 मीटर्स, बोलने में 50 मीटर्स है बट लिखने में इट इज 50 एम। डोंट राइट 50 ms, इट बिकम्स मीटर सेकेंड, ठीक है, मीटर्स नहीं। MTS भी नहीं लिखना है, ठीक है। दीज आर सम सिंपल क्वेश्चंस, फॉर द टाइम बीइंग विल स्किप दिस। न्यूटन कैसे लिखना है, ठीक है, सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी हमने कर लिया। सिंबल ऑफ यूनिट शुड नॉट टेक द प्लूरल फॉर्म, ठीक है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की बात करेंगे, और हमारे पास 3 फिजिकल क्वांटिटीज है। वी हैव 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है मास, लेंथ एंड टाइम। मैंने आपको कल बताया कि हमारे पास एक तो डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हमने डायरेक्टली कंपेयर करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को विद सम स्टैंडर्ड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। पहले हम थोड़ा सा डिटेल में देखें कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। वी आर फेमिलियर विद डायरेक्ट मेथड, सब लोग यूज करते हैं डेली इसको, ठीक है। डायरेक्ट मेथड को सभी यूज करते हैं। मीटर स्केल इज यूज फॉर लेंथ फ्रॉम 10 रेज पर -3 टू 10 रेज पर 2 मीटर। देखो समझो बेटा इस चीज को, सिर्फ वॉच नहीं करना है। मीटर रॉड जो होती है, मीटर रॉड मतलब एक बड़ा सा जो स्केल होता है, फुल जो वुडन स्केल आपने लैब्स में देखा होगा, 10th क्लास में, 9th क्लास में, किसी भी छोटी क्लास में भी देखते हैं, उस पूरे स्केल की जो लेंथ है इसको बोलते हैं मीटर रॉड। क्यों इसको मीटर रॉड बोलते हैं पता है? इस मीटर रॉड की लेंथ होती है 1 मीटर। वी कैन हैव ए बिगर मीटर रॉड जिसकी लेंथ 100 मीटर है। जैसे कल आपको बताया था वो मेजरिंग टेप होती है ना, उसके 100 मीटर तक ले सकते हैं, ठीक है, मीटर स्केल। और इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो देखो क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू जो यहां से मेजर करते हैं। आप अपने पास जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है उसको देखना, ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 0 और 1 के बीच में यू हैव 1 2 3 ऐसे 0.1 0.2, तो ये 0.1 सेंटीमीटर की सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। एवरीबॉडी नोज कि 0.1 सेंटीमीटर, जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, ध्यान से देखते जाना, नहीं समझ में आएगा तो अभी बोल देना। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होता है? 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है। तो 1/100 को क्या लिखते हैं? 10 रेज पावर -2, तो ये 10 रेज पावर -3 मीटर नहीं बन गया? सोचो, 10 रेज पावर -3 मीटर बना, नहीं पता चल रहा तो यू जस्ट स्टॉप मी हियर और बोलो कि नहीं पता चला, कैसे याद रखेंगे हम, या ये कैसे आ गया, अभी रोक देना। एक नॉर्मल जो हमारा स्केल होता है, ये जो 10 रेज पावर -3 मीटर है ना,
ये 0.1 सेंटीमीटर है बेटा, या इसी को बोलना ये 1 मिलीमीटर होता है। और जो हमारी टेप होती है, टेप पता है ना, बड़ा सा एक वो बॉक्स जैसा होता है, मैं दिखाऊं क्या, मेरे पास इधर भी पड़ी हुई है। उस टेप की हेल्प से हम कितना मेजर करते हैं, 100 मीटर तक मेजर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल केस में बड़ी टेप भी हो सकती है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो 10⁻³ मीटर से लेके 10⁻² मीटर तक हम मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। ठीक है। अच्छा, कोई अगर इससे भी छोटा डिस्टेंस आ जाए, 10⁻³ से भी छोटा, जैसे मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक पेपर है, इस पेपर की थिकनेस, इस पेपर की थिकनेस क्या आप स्केल से मेजर करोगे? नहीं, इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एंड वन सच स्पेशल इंस्ट्रूमेंट मैं आपको फिगर से दिखाऊंगा, इसे बोलते हैं स्क्रू गॉज। ये होता है स्क्रू गॉज। दिस यू विल सी इन योर फिजिक्स लैब। ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा, 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। और नीचे देखो, लिख लेना ये चीज, ये पॉइंट लिख लेना कि हमारा जो स्केल होता है उससे तो हम 10⁻³ मिनिमम मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्क्रू गॉज, स्फेरोमीटर या वर्नियर क्लिपर, ठीक है, अभी फिगर देख लीजिए, जब आप किसी क्लास में आओगे तो वहां आइडेंटिफाई कर लेना, आपको याद आ जाना चाहिए कि यस ये हमने देखा हुआ है। ये जो है इसे स्क्रू गॉज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये अभी देख इसमें नहीं पता चलेगा। इसमें ना 2 स्केल्स होते हैं, 2 सर्कुलर स्केल होते हैं, तो स्केल्स को एडजस्ट करते हैं। टेक्निकली सिखाया जाता है ये बच्चों को कि छोटी मेजरमेंट कैसे करनी है। कितनी छोटी? कैन बी एज स्मॉल एज 10⁻⁵ मीटर। तो ये इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई करना, जब आप लैब में जाओगे कभी तो आपको, ये मैंने यहां दिखा दिया, इसको स्क्रू गॉज बोलते हैं। इन द सिमिलर वे हमारे पास कुछ और भी हैं। देयर इज वन मोर कॉल्ड एज स्फेरोमीटर। ये ऐसा होता है, इसमें भी सर्कुलर स्केल है, एक लीनियर स्केल, एक वर्टिकल होता है। अगर आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, यू कैन सी कि ये एक वर्टिकल स्केल है, और ये एक सर्कुलर, जैसे डिस्क होती है ना सीडी, वैसे घूमता है। अच्छा, मेजरमेंट करते कैसे वो तो अभी नहीं पता चल सकता है, ठीक है, इस तरह के सिस्टम में नहीं पता चलेगा, बट डेफिनेटली आपको मेजर करना सीखना है। ठीक है, आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना सीखना है। हमारे पास 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज करना आपने सीखना है। ठीक है, तीसरा वाला जो है 10⁻⁴ मीटर के लिए, और उसको देखना, उसको सबसे पहले इनफैक्ट वही सिखाया जाएगा। फिगर मैं दिखाता हूं आपको, ये मिटा देते हैं। ऐसा है बेटा, सबसे पहला आपका जो एक्सपेरिमेंट होगा फिजिक्स लैब में, आपके जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना, उनको जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं वर्नियर कैलिपर के ऊपर। वैसे लास्ट ईयर नीट के एग्जाम में भी आया था वर्नियर कैलिपर पे बेस्ड क्वेश्चन, तो अभी वो जेई मेंस और नीट में कोई डिफरेंस नहीं रहा, एटलीस्ट फिजिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो वर्नियर कैलिपर है ना, इसमें स्केल्स होते हैं, 2 स्केल्स, एक फ्रंट में होता है, ये बड़ा स्केल होता है, इसको बोलते हैं मेन स्केल, और एक यहाँ भी स्केल होता है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो इसमें डिविजन्स देखते हैं, उनको बोलते हैं VSDs, इसमें डिवीजन देखते हैं, उनको बोलते हैं MSDs, मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, जॉज होते हैं, इसमें भी आपको सिखाया जाएगा कि इसको यूज कैसे करना है, कैसे किसी वायर की थिकनेस पता करनी है। देखो, स्केल से नहीं पता चलेगी थिकनेस, कैसे किसी पेपर की थिकनेस या किसी ग्लास की थिकनेस पता करनी है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। आपको बेटा ये वैल्यूज याद रखनी है। कौन सी वैल्यूज याद रखनी है? ये देखो, एक जो हमारा मिनिमम वैल्यू याद रखो, ये लिख लेना पॉइंट्स। हमारा जो मीटर स्केल होता है उससे हम 10⁻³ मीटर तक मेजर कर सकते हैं। 10⁻³ मीटर को देखना, 0.003 लिखूंगा, सॉरी 0.001 हो गया ना, 10⁻³ 1/1000। ठीक है, ये किसका मिनिमम वैल्यू है जो हम नोट करते हैं? जो आपके पास नॉर्मल ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल पड़ा हुआ है, जिसे मीटर स्केल बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली स्केल बोलो, उसकी हेल्प से करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा वर्नियर कैलिपर है, इससे थोड़ी बड़ी मेजरमेंट, थोड़ी छोटी मेजरमेंट 10⁻⁴ है,
0.0001, तो ये वर्नियर कैलिपर से करा जाता है। देन 10⁻⁻5 मीटर वाला जो डिस्टेंस होगा, कोई पेपर की थिकनेस है या कोई पतली वायर है, बिल्कुल ही पतली वायर है, जब एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे तो उन वायर्स की थिकनेस को भी नोट करना सीखना है। 10⁻⁵, इसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फॉर द टाइम बिंग आपने इंस्ट्रूमेंट देख लिए, मैं दोबारा दिखा दूंगा अगर देखने होंगे तो, स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर। सो वी हैव 3 इंस्ट्रूमेंट्स। लेट मी गो बैक टू द इनिशियल स्लाइड्स। तो आपने याद क्या रखना है फॉर द टाइम बिंग, ये डायरेक्ट मेथड्स हैं। अब देखो, अगर तो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे होते हम, मतलब ना तो हम फिजिक्स के स्टूडेंट होते और ना ही हमारा कोई इंटरेस्ट होता फिजिक्स में, तो हम स्केल तक खत्म करते थे। डेली लाइफ में तो स्केल का ही रोल है, बट बीइंग स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन इज आवर पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ द स्टडी। तो हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी देखने हैं जो नॉर्मली लोग तो यूज नहीं करते बट साइंटिफिकली यूज कर सकते हैं। बिकॉज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स इज मेजरमेंट तो कर सकते हैं बट छोटी से छोटी मेजरमेंट को करने की कोशिश करते हैं फिजिक्स में हम, ठीक है बेटा। वेरी स्मॉल मेजरमेंट, कितनी छोटी, देखो 0.0015 है, 4 जीरो डालने के बाद 1 डाला है, इतनी छोटी मेजरमेंट्स भी हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं with the help of these specialized instruments, and these instruments are called as measuring instruments, ठीक है। सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे स्केल की तरह, बस फर्क इतना है कि स्केल की हेल्प से हम 1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर, स्फेरोमीटर, सॉरी स्क्रू गॉज था, ये स्क्रू गॉज है, स्क्रूज है इसमें, ऐसे स्क्रू लगे होते हैं और ऐसे स्क्रू घुमाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रू गॉज। और दूसरा है स्फेरोमीटर, ये। और तीसरा जो है, दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दिस इज कॉल्ड एज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर, 2 कैलिपर्स बोलते हैं, बेसिकली 2 हैं, जैसे सीजर्स होता है ना, 2 ही होंगे हमेशा, दैट इज वर्नियर कैलिपर्स, राइट। और लार्ज डिस्टेंसेस की मेजरमेंट कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि अगर मुझे यहां से मून का डिस्टेंस पता करना है तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि मैं एक खड़ा हो जाऊं इधर और अपने किसी फ्रेंड को बोलूं, जा यार तू एक वो स्केल ले ले, टेप ले और ऊपर तक पहुंच जा और मुझे बता देना कि जब वहां पहुंचेगा तो कितना उसमें रीडिंग आ रहा है। जैसे नॉर्मली हम ऐसे करते हैं ना, रूम में लेंथ फाइंड करनी, एक आदमी एक एंड पे खड़ा हो जाता है, दूसरे को बोलता है अच्छा 20 फुट हो गया। तो ये नोट कर लीजिए बेटा, लार्ज डिस्टेंसेस such as the distance of planet or star from the earth cannot be measured directly with a meter scale, not possible, ठीक है। there are some important methods we'll discuss. there is a method called as parallax method, और इस parallax method में लार्ज डिस्टेंसेस की मेजरमेंट में जो पैरेलैक्स मेथड यूज होता है बेटा, इस पैरेलैक्स मेथड में हम वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने कल पढ़ा था, एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है। लिख लीजिए ये पॉइंट, ठीक है। ये क्या एक्सपेरिमेंट है मैं समझाऊंगा अभी, आप ये लिख लो बस। देखो पैरेलैक्स क्या है, पैरेलैक्स लिख लेना बाद में। इट इज द एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एपरेंट चेंज क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअल में नहीं हो रहा है। हम एक पेन रखें, अपनी दोनों आंखों के बिल्कुल सेंटर में रखें, जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर नोज। once you measure it, just see it with the help of your left eye and then with the right eye, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि इस पेन की पोजीशन चेंज हो गई। ये जो फिनोमिना है, apparent change in the position of an object with respect to the background, with reference to the background, this is called as parallax. What is parallax? It is apparent change in the position, लिख लो, apparent change in the position of an object with reference to या with respect to the background is called as parallax. पैरेलैक्स समझे बेटा? क्या बोला मैंने? पैरेलैक्स इज द एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने एक बार यहां से देखा और एक बार यहां से देखा,
ठीक है, मतलब एक बार लेफ्ट आई से और एक बार राइट आई से, ये ऑब्जेक्ट था हमारा। तो हमें ये लगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर गया। एक्चुअली हमने एक बार यहां से और दूसरी बार जब यहां से देखा तो यहाँ एक एंगल बनता है। ये एंगल जितना छोटा होगा हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। ये एंगल इसलिए बना क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को क्लोज टू द आई रखा। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लोज टू द आई रखेंगे तो उसकी पोजीशन में हमें डिफरेंस दिखेगा। ये ट्राइंगल में अगर बना दूं तो ये लेफ्ट आई और राइट आई के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, इस डिस्टेंस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं बेसिस। ठीक है, ये जो थीटा है इस एंगल को बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। और क्यों हम ये बोल रहे हैं कि जब पास होंगे तभी दिखेगा, इस थीटा को बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। ठीक है, व्हाट इज पैरेलैक्स? इट इज अपरेंट चेंज in the position of an object with reference to the background when viewed from two different points. We have two different points. Once we have measured it from left side, left eye, and second time हमने कहां से मेजर किया इसको? एक बार यहां से देखा, दूसरी बार यहां से देखा, और उसके कारण यहां एंगल बना। जितना ये ऑब्जेक्ट दूर होगा, लेट मी कंसीडर कि अब ये ऑब्जेक्ट जो है मेरे पास, थोड़ा मैंने दूर कर देना इसको। देखना आप, मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये वाली सिचुएशन भी समझ में आए। लेट मी टेक ये डायग्राम यहाँ पे, और इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर ले जाता हूँ। ठीक है, जो यहाँ पड़ा है ऑब्जेक्ट, मैं इस ऑब्जेक्ट को, बड़ा टेक्निकल चीज है बेटा ये, इसको समझने की कोशिश करो। ये ऑब्जेक्ट यहाँ, आई एम नॉट स्किपिंग कि ये थोड़ा सा मुश्किल आएगा समझ में तो छोड़ दो इसको, ऐसा नहीं है। मेरा ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, अभी मैं ऑब्जेक्ट यहाँ ले गया। ठीक है, तो अब वहां से देखूंगा तो देखिए आईज के बीच का डिस्टेंस तो वही है। तो मुझे बताओ अब ये एंगल मेरा बढ़ा कि कम हो गया? अब जो थीटा है वो पहले से ज्यादा है कि कम है? कौन, किसी को नजर आ रहा है कि बढ़ गया या कम हो गया? कैन यू मेक एन आइडिया फ्रॉम हियर कि एंगल बढ़ा या कम हुआ? एनीबॉडी बोल के बताना यार। दूरी बढ़ी सर, एंगल तो नहीं लगता। डिस्टेंस बढ़ने से मुझे बताओ एंगल बढ़ा कि कम हो गया? एंगल कम हो गया। कम हो गया, वेरी गुड। अब मैं और दूर करूं, ऑब्जेक्ट को और दूर किया। ठीक है, कोशिश करो बेटा मैं डायग्राम से जो मैनेजमेंट ये कर रहा हूं उसको समझना। ये यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट, तो अभी ये एंगल बढ़ा कि कम हुआ पहले से? और कम हो गया है ना? देखो धीरे धीरे बिहेवियर समझना, बस यही पॉइंट समझना आना चाहिए। अब मैंने ऑब्जेक्ट और दूर कर दिया, अभी मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, फिर से लेफ्ट आई मेरी वही है जहां होती है। लेफ्ट आई और राइट आई के बीच में तो डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ ना, बट दिस टाइम इफ आई सी इट विद द लेफ्ट आई इट विल बी हेयर, और राइट आई ये देखो। तो ये इन दोनों लाइंस का बिहेवियर देखो बेटा, ये दोनों लाइंस ऐसे थी, धीरे धीरे ऐसे 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 हो रही हैं। और जब ऑब्जेक्ट मान लो बड़ी दूर है तो यहां से जो लाइन, इसका बिहेवियर चेंज कैसा हो रहा है वो समझ में आ रहा है ना आपको? लेट मी एक्सप्लेन अगेन, इस लाइन का शिफ्टिंग कैसे हो रहा है। पहले ये लाइन थी इधर, सॉरी, पहले ये लाइन थी इधर, फिर ये थोड़ी ऐसे हो गई, फिर थोड़ी ऐसे हो गई, फिर थोड़ी ऐसे हो गई, थोड़ा ऐसे हो जाएगी अगर पॉइंट और दूर, और तो ऐसे भी तो हो जाएगी थोड़ी देर बाद। नहीं पता चल रहा? दोबारा देखो, ये वाली जो लाइन थी, राइट आई से देखा मैंने, ऑब्जेक्ट यहाँ था, ये लाइन बनी। ऑब्जेक्ट दूर किया, ये बन गया, और दूर किया ये, और दूर किया, और दूर करूंगा, मान लो इन्फिनिटी पे ले गए। तो जब ऑब्जेक्ट बड़ी दूर होगा, when the object is very far away from the eye, when the object is very far away from the eye, then जो पैरेलैक्स एंगल है, then parallax angle is very very small। जब वो दूर होगा तो पैरेलैक्स एंगल जो है वो बहुत छोटा होगा। इसलिए पैरेलैक्स मेथड की ये लिमिटेशन है
आप क्या करो, आप खुद ऑब्जर्व करिए। मैंने अभी क्या बोला था पहले कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखना, पेन यहाँ रखो और यहाँ से देखो एक बार लेफ्ट एक बार राइट से, तो आपको दिखेगा चेंज हो गया। अब क्या करो, इन 1 मिनट, यू हैव 1 मिनट विद यू, अभी करके दिखाना है। ऑब्जेक्ट को दरवाजे पे रखे आओ, दूर रखे आओ, ऑलमोस्ट 10 फुट दूर रखे आओ, और जहां बैठे वहां वापिस आ जाओ। या कोई भी ऑब्जेक्ट वहां नहीं भी है रखा आपने, आप कोई ऑब्जर्व के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, बल्ब देख लो, कुछ भी देखो, एक बार लेफ्ट आई से देखो, एक बार राइट आई से देखो, आपको अब डिफरेंस फील नहीं होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट दूर है तो पैरेलैक्स को हम ऑब्जर्व नहीं करते, और अगर ये ऑब्जेक्ट पास है तो हमें ये लगेगा कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई। इसलिए मैंने क्या बोला, एक्चुअल में पोजीशन चेंज हुई नहीं है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट वही है जहां है, बट it is only the apparent change in the position of an object. ठीक है, how we define parallax? It is the phenomena of apparent change, appear हो रही है बस, apparent change in the position of an object when viewed from two different positions. दो डिफरेंट पोजीशन से जब हम ऑब्जेक्ट को व्यू करेंगे तो उसकी पोजीशन में जो एपरेंट चेंज दिखेगी, दैट प्रोसेस, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज द पैरेलैक्स। और ये भी लिख लो कि जब ऑब्जेक्ट बड़ी दूर होता है देन पैरेलैक्स एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। पैरेलैक्स एंगल ये थीटा है, यहाँ मैंने आपको दिखाया था जो ओरिजिनली फिगर थी, और ये जो बी है, दोनों पोजीशंस के बीच का जो डिस्टेंस है, बना लो नहीं तो एक बार फिर से, ये पैरेलैक्स एंगल है, ये थीटा है। ठीक है, बेस, बेसिस एंड पैरेलैक्स एंगल। अब बेटा जब हम इस तरह के मेथड्स को यूज करेंगे, पैरेलैक्स मेथड, तो हमें कुछ बड़े बड़े यूनिट्स की बात करनी पड़ेगी, बिकॉज जैसे हम बोलते हैं ना कि इस पेन की लेंथ में किलोमीटर में एक्सप्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि पेन की लेंथ एक्चुअली 1 किलोमीटर से बहुत कम है। हम अपनी कोई कन्वीनियंट यूज करते हैं यूनिट, ऐसे नहीं है कि हर जगह ऐसा यूनिट ही यूज करना है। फिजिक्स में जब कैलकुलेशंस करेंगे तो ऐसा यूनिट ही करेंगे, लेकिन हमारे पास जब बहुत बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स की बात होगी, खास करके डिस्टेंसेस की, तो हमारे पास ना बहुत सारे बड़े बड़े यूनिट्स भी हैं जिन्हें यूज करना पड़ेगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। वी कॉल देम एज सम बिगर यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के कुछ बड़े बड़े यूनिट, डिस्टेंस के कुछ यूनिट्स के नाम बता दो मुझे, कुछ यूनिट्स, 2-3 यूनिट। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, नॉटिकल माइल, माइल और यार्ड, इंच और न्यूटन, मिलीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर। देयर इज अ बिगर यूनिट, डिस्टेंस का बहुत बड़ा यूनिट है। आपको माइल तो पता है ना क्या होता है? यस सर। 1.6 किलोमीटर होता है। 1 माइल इज ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटर। लेकिन मैं उससे भी बड़े यूनिट की बात कर रहा हूं। आई एम टेलिंग अबाउट ए यूनिट जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट शॉर्ट में लिखते हैं बेटा AU। बहुत बार हम ये बोलते हैं कि ये वाला स्टार इतने AU दूर है। एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे जब ये वाला फिजिक्स पढ़ेंगे ना आप हेवनली बॉडीज का, उसमें ये यूनिट यूज होते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता कितना है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस, लिखते रहना बेटा साथ में, बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, उस एवरेज डिस्टेंस को मैं आई विल एक्सप्लेन कि मैंने एवरेज वर्ड क्यों लिखा यहाँ। ये क्यों नहीं लिखा कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, और ये एवरेज वर्ड क्यों लिख दिया सर? ठीक है, यही बोलते हैं ना डिस्टेंस, तो वो समझ में आ ही जाता। एवरेज क्यों लिखा है बताता हूँ अभी। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है उस एवरेज डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। The average distance between Earth and Sun is known as astronomical unit. AU से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 AU जो है ये याद रखना, 1 AU होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। बेटा ये जो 1.496 है, हम इस 1.496 को जस्ट टू मेक द थिंग्स कन्वीनियंट हम इसे बोलेंगे 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू मीटर्स में। मीटर में तो करनी पड़ेगी बिकॉज चारा नहीं है, हमें ऐसे यूनिट में करना पड़ता है। बट एक चीज एक्सप्लेन करता हूं यहां कि ये वाला वर्ड यूज क्यों किया एवरेज। आप में से कोई बताएगा क्या? मैंने ये क्यों नहीं बोला डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन? बहुत सारी बुक्स में ऐसे लिखा होगा। क्योंकि अर्थ की पोजीशन भी कई बार चेंज होती है, जैसे कि 21 मार्च और सितंबर में जो होता है। यस, अर्थ का जो डिस्टेंस है, पोजीशन तो चेंज होती है ना, पोजीशन तो कभी कॉन्टिन्यूस सेम हो ही नहीं सकती, आप तो घूम रही है। बट अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो हमेशा सेम नहीं है। मतलब अर्थ का जो ऑर्बिट है, सन के अराउंड अर्थ का जो ऑर्बिट है, आपको ये पता होना चाहिए, सबको पता है, बोलता कोई नहीं है बस। अर्थ का जो ऑर्बिट है अराउंड द सन, मान लो ये सन है, ठीक है, दिस इज सन। अर्थ का जो ऑर्बिट है ना सन के अराउंड, वो बेटा सर्कुलर नहीं है। कैसा है? ये सनलाइट आ रही है, ठीक है, बन गया सन। अर्थ का जो ऑर्बिट है अराउंड द सन वो ऐसा है। सर्कल दिख रहा है क्या? नहीं पता चला? एक साइड से पास। हम ये चीज ना ग्रेविटेशन में भी पढ़ेंगे। ये अर्थ का ऑर्बिट है अराउंड द सन। थोड़ा और बेटर करके बताता हूँ, ये है अर्थ का ऑर्बिट अराउंड द सन। थोड़ा बड़ा कर लो यार, क्या जा रहा है? दिस इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर कि ये एक सर्कुलर पाथ नहीं है। ये ग्रेविटेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, इसके बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं। बट फॉर द टाइमिंग ये देखो कि अगर अर्थ यहां कहीं है, अर्थ यहां कहीं है, इसी पाथ में होगी ऑब्वियसली। से दिस इज अर्थ, ग्रीन प्लेनेट बना दिया मैंने, अर्थ इज ए ग्रीन प्लेनेट, थोड़ा कम हो गया वैसे अब। तो ये अर्थ घूम रही है अराउंड द सन। समटाइम्स जब ये अर्थ यहां है, देखो, तो सन के सेंटर से अगर डिस्टेंस दिखाऊं ना, ये होगा डिस्टेंस सन के सेंटर से। अब थोड़ी देर के बाद ये अर्थ घूम के यहां आ गई, से आफ्टर फ्यू मंथ्स आएगी ना, तो जब अर्थ यहां आ जाएगी तो अब उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या उतना ही रहेगा? अभी तो डिस्टेंस कुछ हो रहा है, ये है अब डिस्टेंस। सो समटाइम्स द अर्थ इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सन, समटाइम्स इट इज क्लोज टू द सन। इस ऑर्बिट को एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। और एलिप्टिकल ऑर्बिट होने के कारण जो किसी भी प्लेनेट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। और इसलिए ये वर्ड मैंने एवरेज लिखा। अब ना तो ये ना ये, हम किसकी बात करेंगे? एवरेज की। और बेटा जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट टू रिमेंबर द थिंग्स, जस्ट टू कंपेयर द थिंग्स विद योर डेली लाइफ, ये मीटर में नहीं समझ में आएगा आपको ये कितना होगा, इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करो, बिकॉज किलोमीटर बड़ा कन्वीनियंट है। तो ये जो 10⁻11 है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 10⁸ इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतनी सी चीज में। तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, ये बनेगा 1.6 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻3 मीटर। सो बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बन जाएगा, देखना ध्यान से, 1.5 इंटू 10⁸
ये जो 10⁻³ मीटर आपको दिख रहा है, इसे किलोमीटर बोल देना बेटा। 1000 मीटर को किलोमीटर बोल सकते हैं। 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर नहीं पता चल रहा कितना है, ठीक है, दिमाग में पिक्चर नहीं बन रही है कि ये कितना बड़ा होगा। मैं बता रहा हूं, मैं अभी बनाऊंगा, देखो कभी भूलेगा नहीं फिर आपको। मुझे पहले इसको थोड़ा सा एनसर्कल करने दो कि आप इस वैल्यू को याद रखो। आल्दो आपने वैसे याद ऐसे यूनिट वाली रखनी है, लेकिन अगर किसी को ऐसे बताना है ऐसे यूनिट से क्या लेना देना उसको, तो बोल देना, लिख के चेक भी कर लेना, ऐसे नहीं है रैंडमली मान नहीं लेना मेरी बात। ये 15 कितना है पता है? दिस इज 15 करोड़ किलोमीटर। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है? मैंने सिर्फ ये डेफिनेशन, ये वैल्यू नहीं बता दी कि चलो खत्म, ये हो गया, ये यू शॉर्टकट कुछ नहीं। 15 करोड़ किलोमीटर is the distance, is the average distance between earth and sun। और इस 15 करोड़ किलोमीटर को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। आल्दो हम यूज करेंगे मीटर, बट इन किलोमीटर्स इट इज 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? चले आगे, इससे रिलेटेड कुछ पूछना तो नहीं है? एक और यूनिट की बात करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता चल गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज 1.497 इंटू 10⁻11 मीटर, बट इन किलोमीटर्स मैंने आपको बता दिया। देयर इज अनदर बिगर यूनिट, इनफैक्ट इससे भी बड़ा। देखो ये कितना बड़ा था, 15 करोड़ किलोमीटर, इससे भी बड़ा यूनिट है एक। इट इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। आपने सुना होगा ये यूनिट, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में यूज होता है, जो फिक्शनल मूवीज होती हैं, साइंस मूवी, साइंस पे बेस्ड। लाइट ईयर, लाइट ईयर देख के ये नहीं बोलना कि टाइम की बात हो रही है, क्योंकि ईयर तो टाइम होता है। लाइट ईयर जो है वो टाइम का यूनिट नहीं है बेटा। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर मतलब 365 days at the speed of 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। एयर में या वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो सोचो, ये अगर वैल्यू देखोगे ना, ये लाइट की स्पीड है, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं इसको। लेकिन किसी ने ये बताया कि ये जो स्पीड है ये कितनी है? ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? एक सेकेंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। 3 लाख, यू कैन इमेजिन, इट्स मच बिगर देन द रेडियस, मच बिगर देन द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस सिर्फ 6400 किलोमीटर है, ये 3 लाख किलोमीटर है। तो जो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, वो पूरे साल में कितना ट्रेवल करेगा? 2 सेकंड में 6 लाख हो जाएगा, 10 सेकंड में 30 लाख हो जाएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट लगे करने हैं, तो एक साल तक तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली हम मैथमेटिकली कर लेंगे। लेकिन देखो, आपको पता है कि स्पीड जो है, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम। तो डिस्टेंस क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर डिस्टेंस हुआ स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को बोलूं 1 लाइट ईयर, लाइट की स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड है। तो मुझे इस टाइम को मीटर पर सेकेंड में अगर स्पीड है, तो टाइम को भी तो मीटर में सेकेंड में लेना पड़ेगा। 365 डेज हैं। धीरे धीरे देखते हैं कितने सेकेंड होते हैं पूरे साल में। ऐसे करेंगे 365 इंटू 24 आवर्स, क्योंकि एक घंटे में तो 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर आप इसको लिख सकते हो एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं। अब ये तो डायरेक्ट बताऊंगा, नहीं तो मिनट से फिर सेकेंड। तो लाइट ईयर में
अगर ये मीटर पर सेकेंड है तो टाइम को आप किस में लोगे, सेकेंड में। 365 days, each day has 24 hours, each hour has 3600 second। तो therefore 1 light year जो है सॉल्व करना घर में, बट मेरे लिए सॉल्व करना यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आएगा रिजल्ट। इंपॉर्टेंट है आपको ये वैल्यू याद रखनी है। 1 लाइट ईयर कितना डिस्टेंस होता है, नोट करना बेटा। डिफाइन कैसे किया वो ऊपर लिख दिया मैंने, बट होता कितना है 9.46 into 10 raised power 15। So how we define this? It is the distance traveled by light in 1 year। एक साल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है इस स्पीड के साथ, टाइम कितना दिया है 1 ईयर, इस डिस्टेंस को लाइट ईयर बोलते हैं। यहाँ बेटा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। इज इट डन? साथ में लिख लिया होगा आपने मुझे लगता है इस बार, ठीक है। छोटा सा काम दे रहा हूँ जस्ट कि आप एक बार ये रिवाइज करना। देखो आपको क्या बताया मैंने अभी, लाइट ईयर कितना है 9.46 into 10 raised power 15 मीटर। इससे पहले क्या बताया था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना है 1.5 into 10 raised power 11 मीटर। सामने दिख रहा है कौन सा बड़ा है ना। ये 15 करोड़ किलोमीटर था, ये तो उससे भी ज्यादा है। कितना ज्यादा है बस ये बता देना मुझे, कल आज ही बता देना कि लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो रेशो है वो रेशो कितनी होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक और यूनिट बताऊंगा, अभी लास्ट है आज का। इन्हीं बड़े डिस्टेंसेस में इनसे भी बड़ा डिस्टेंस, इनसे भी बड़ा डिस्टेंस मतलब 15 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा है लाइट ईयर, ठीक है। और बहुत ज्यादा है, 10 रेज पर 15 है, यहाँ 10 रेज पर 11 है। सबसे बड़ा यूनिट जो एस्ट्रोनॉमी में हम यूज करते हैं वो है पैरालिक्टिक सेकेंड। और इसी पैरालिक्टिक सेकेंड को हम इतना बड़ा नाम कहाँ ले लेके घूमते रहेंगे, शॉर्ट में बोलते हैं पारसेक। पैरालिक्टिक सेकेंड को क्या बोलते हैं, पारसेक। बहुत बड़ा यूनिट है, कैसे डिफाइन करना है वो समझो। इट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल रेडियस ऑफ ए सर्कल in which an arc of 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 15 करोड़ किलोमीटर, सबटेंड्स, सबटेंड्स होता है बनाना, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, ऐसे लिखते हैं सेकेंड, ठीक है। क्या पढ़ोगे इसको, सेकेंड एट द सेंटर, एट द सेंटर। बेटा डेफिनेशन लिखिए, मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत बड़ा यूनिट है, इमेजिनेशन पे बेस है। अभी आपको ये पूरा पिक्चर दिमाग में इमेजिन करके समझ आएगा कि ये पारसेक्स क्या चीज होती है। जस्ट राइट द डेफिनेशन। देखिए बेटा इमेजिनेशन, मान लीजिए ये दो लाइंस मैंने बना दी, ये दोनों रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां मैं एक आर्क बना देता हूं। ठीक है, ये एक आर्क बना दी। इस आर्क की लेंथ, अगर इस आर्क की लेंथ 15 करोड़ किलोमीटर है, मतलब अगर इस आर्क की लेंथ है 1 AU, तो ये जो रेडियस होगा, इस रेडियस को बोलते हैं 1 पारसेक। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है,
यहां जो एंगल बन रहा है दैट एंगल शुड बी 1 सेकेंड। कल बताया था 1 सेकेंड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, याद है? 1 सेकेंड कितने रेडियन होता है? पाई बाय 180 इंटू 3600 रेडियन होता है। अब यहां मैं क्या बोलूंगा, थीटा कितना है? आर्क बाय रेडियस। मान लो ये आर्क है ए बी, थीटा को बोलूंगा ए बी डिवाइडेड बाय ओ ए। क्या ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, हमेशा लगेगी? नहीं, थीटा जो है वो किस में मेजर करेंगे? अगर थीटा को रेडियन में मेजर किया जाए तो उसे डिफाइन करते हैं आर्क बाय रेडियस। तो अगर थीटा को रेडियन में मेजर किया जाए तो बच्चों ये बता दो कि O इंटू ए जो कि रेडियस है यहाँ, कैन बी राइट दिस इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय थीटा। लेकिन थीटा सेकेंड वाला नहीं, रेडियन वाला। ठीक है, तो अगर मैं इसी को बोल दूं 1 पार्सेक, ए बी कितना लेना पड़ेगा? बोलो ए बी कितना लेना पड़ेगा? ए बी मतलब आर्क कितनी लेनी पड़ेगी? मुझे आर्क लेनी पड़ेगी 1 पार्सेक, मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय थीटा कितना है? ये रही थीटा की वैल्यू, पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 360 नहीं 60 इंटू 60। सो आप क्या करो, अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आपके पास आती है, रिमेंबर दिस वैल्यू डायरेक्टली, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा यूनिट। फाइनली मैं आपको एक और एडिशनल काम दे देता हूं कि 1 पार्सेक डिवाइडेड बाय 1 लाइट ईयर कितना होता है। ठीक है, दिस इज टुडेज क्लास ओवर, with this it is over now. So what we have done today, we have studied about different bigger units, we studied about measuring instruments, we studied about Vernier caliper, we studied about screw gauge and spherometer. ठीक है, और मेजरमेंट कैसे करनी है ये मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। नोट हो जाएगा तो मुझे बता देना, आई एम नॉट इन हरी, मेरी कोई क्लास नहीं है, डोंट वरी। मिटा दूं? दोबारा बताता हूं। बेटा अगर मेरे पास ये कोई आर्क है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये थीटा, कल वाली क्लास पूरी है। ए बी, थीटा के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं एंगल के, क्या जैसे डिस्टेंस के बड़े सारे यूनिट होते हैं, एंगल के भी बड़े यूनिट होते हैं। लेकिन अगर मैं इस एंगल को रेडियन में मेजर करूं, अगर इस एंगल को रेडियन में मेजर करूं तो ये होता है ए बी डिवाइडेड बाय ओ ए। अब यहाँ हम एक बहुत बड़े यूनिट की बात कर रहे हैं, अब इसको इमेजिन नहीं कर सकते ना, इसलिए ये थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है कि इतनी बड़ी आर्क बनेगी कैसे? नहीं बनेगी, बट है ना इतने बड़े बड़े डिस्टेंसेस, दिस यूनिवर्स इज नेवर एंडिंग, यू कैन गो एनीवेयर। तो सिचुएशन ये है कि एंगल के बहुत सारे यूनिट होते हैं, लेकिन अगर हम कोई ज्योमेट्रिकल फिगर इमेजिन कर ले ऐसी वाली जिसमें ये जो आर्क है ये 1 AU है, और ये जो सेकंड है, ये जो एंगल है ये 1 सेकंड है। ठीक है, ऑफ कोर्स 1 सेकंड कितना होता है आपको पता है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो रेडियस होगा, इसको पार्सेक बोलते हैं। ठीक है, अब कोई चीज मुश्किल है तो ये नहीं करेंगे, मैं करता नहीं हूँ जनरली, ऐसे बच्चे कहते हैं कि ये मुश्किल है, स्कूल में नहीं पढ़ाई या एग्जाम में नहीं आने, एग्जाम में तो चलो छोड़ो, उसकी तो बात नहीं करेंगे, कुछ भी आ सकता है। स्कूल में नहीं पढ़ाई इसलिए क्यों पढ़ाया, सब पढ़ना है ना, आसान आसान चीजें पढ़ ली, मुश्किल वाली छोड़ दी, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, वो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, आपको भी आसान लगेगा, मुझे भी आसान लगेगा, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको लगेगा यार सीखा तो कुछ है नहीं, फिजिक्स तो आई नहीं।
सब पढ़ेंगे। हाँ, नहीं समझ में आएगा दोबारा पढ़ेंगे। तो कोई चीज मुश्किल लग रही है तो उसको छोड़ देना इज नॉट ए गुड थिंग, फुलिशनेस है। So 1 parsec क्या है? It is the radius of a circle in which an arc of 1 AU subtends an angle of 1 second at the center. So what do you do? आप खुद से देखो, आपने इस डेफिनेशन को यूज करना है यहां, लेकिन ये डेफिनेशन तो रेडियन के लिए होती है। तो अब आपके पास यहां जो एंगल है वो तो सेकेंड में दिया है, तो कल वाली क्लास भी देख लेना, आप इस सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करो, एंगल मिल गया। ये स्पेसिफाइड है पहले से कि आर्क कितनी होनी चाहिए, 1 AU, तो ये जो है ये होता है 1 पार्सेक। आप वैल्यूज देख ले एक बार, ठीक है। फाइनली आपको देखो, फाइनली आपको मैं तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ पूरा, जस्ट टू ब्रॉडन योर थिंकिंग। फाइनली आपको वैल्यूज याद रखनी है, 1 AU कितना है, 1 पार्सेक कितना है, 1 लाइट ईयर कितना है, ठीक है। बट सिंस इट इज नॉट ए काइंड ऑफ क्रैश कोर्स लास्ट में जो हम करते हैं क्विक रिवाइज, इट इज नॉट दैट, इसलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ कि मतलब क्या है इस चीज का, ठीक है। इतना कर लीजिए आज, फिर भी कोई डाउट होगा यू आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। कल थोड़ा और पढ़ेंगे, इससे आगे चलेंगे अब।